हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का साल पेपर देख रहे हैं, जिसमें हमारा 2023 का सेट नंबर 2 है। इसके पहले हमने सेट नंबर 1 देखा, इसमें हम सेट नंबर 2 देखेंगे। और विज्ञान से संबंधित प्रत्येक चैप्टर का निचोड़ आपके इसी चैनल में डाला गया है, जिसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां से जा कर के चैप्टर को रिवीजन कीजिए और यहाँ आइए और यहाँ आने के बाद अनसॉल्व को सॉल्व कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमारा विज्ञान है, कक्षा 10 का सेट नंबर 2 है। 2023 का ये अनसॉल्व पेपर है। पेपर कोड है 824 के। आपको परीक्षा में कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का आता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। उसके बाद जो निर्देश है, जो प्रथम प्रश्न पत्र में आपने पाया था कि हमारा यह पूरा विज्ञान 3 भागों में बटा होगा, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। प्रत्येक के प्रश्न के आगे कितने कितने अंक का प्रश्न आएगा वह दिया रहेगा। वही निर्देश आपका इसमें भी रहेगा। चलिए, इसमें खंड अ हमारा आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक एक एक नंबर का आता है। इसमें कुल 20 प्रश्न होते हैं, जिसमें हम भौतिक विज्ञान वाले पार्ट को पहले कवर करेंगे। उसके बाद आगे हम नेक्स्ट देखेंगे अगला। तो पहला क्या दिया है प्रश्न हमें, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो हमारा अगर अवतल दर्पण ले लें तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये हमारा अवतल दर्पण है। इसमें ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट होता है और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र होता है, या इसी को हम 2F लिखते हैं। जब इसके बाहर वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। जब सी पर पहुंचता है तो सेम साइज का बनता है और सी पर ही बनता है, और ये भी वास्तविक और उल्टा होता है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं वह हमारा प्रतिबिंब बड़ा होने लगता है। जैसे हम इसके अंदर जाएंगे पूरे में प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। तो यहाँ तक हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, इसके बीच में, और वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा मिलेगा। जैसे ही हम और अंदर जाते हैं तो ये जो प्रतिबिंब यहाँ रखने पर बनता है, ये वास्तविक न होकर आभासी हो जाता है और प्रतिबिंब सीधा बन जाता है। क्योंकि यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और समांतर वाली हमारी प्रकाश की किरण एफ से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम सी के सीधे में लेकर जाते हैं तो ये हमारा सी होता है। इसके सीधे में प्रकाश की किरण अगर जाती है तो सी के सीधे में जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसका विस्तार से आपने जो चैप्टर डाला गया है उसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ से प्रकाश की किरण आगे जाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती है, तो इस किरण को जब हम पीछे लेकर आते हैं तो जा कर के हमारा प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनता है और यह प्रतिबिंब हमारा सीधा होता है, आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो यही उसने कहा था, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। अब उसने कहा वास्तविक, यहाँ प्रतिबिंब बना आभासी, और जब हम वस्तु को यहाँ रखेंगे सी और एफ के बीच में तो यह प्रतिबिंब यहाँ से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर यहीं से जाएगी। दूसरी जो एफ से जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और ये प्रकाश की किरण का यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है और यह प्रतिबिंब हमें बड़ा मिलता है। और उल्टा है इसलिए वास्तविक मिला। तो वास्तविक भी मिला, बड़ा भी मिला। तो वास्तविक और बड़ा बनाना है तो हमें कहाँ रखना होगा, सी और एफ के बीच में। तो सी को वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच में रखने पर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला नंबर 2 क्या दिया है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है।
तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1/मीटर हो जाएगा, या इसी को हम प्रति मीटर, या इसी को हम डायोप्टर कहते हैं। तो मीटर तो नहीं होगा, प्रति मीटर का मतलब 1/मीटर, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर कि एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरता है तब उसके उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? तो आपने पीछे वाले लेक्चर में पाया कि ये हमारा प्रिज्म है, और यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश आया, ये हमारा श्वेत प्रकाश था, आएगा तो ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को आपने वर्ण विक्षेपण कहा था, जिसे ऊपर वाली जो प्रकाश की किरण होती है लाल, और सबसे नीचे वाली बैगनी होती है वायलेट। तो सबसे ज़्यादा विचलन किस में होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कोण यहाँ बनेगा, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा विचलन हमें बैगनी रंग में मिलेगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चूंकि इसमें स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है इस वर्ष की परीक्षा से ये हटा दिया गया है। 5 नंबर क्या है? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता? तो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, माने क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और चालक का जो प्रतिरोध होता है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमने कौन सा पदार्थ लिया है। तो पहला दे दिया चालक की लंबाई, इस पर निर्भर करेगा। चालक के पदार्थ का घनत्व यानी उसकी प्रकृति हो गई, इस पर भी निर्भर करेगा। चालक का अनुप्रस्थ काट यानी क्षेत्रफल है, इस पर भी निर्भर करेगा। चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसने कहा था कि किस पर निर्भर नहीं करता है, हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आ जाएंगे 6 नंबर, कब 4 विद्युत चालकों को समायोजित करने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो आपने प्रतिरोधों का संयोजन एक पाया है, एक श्रेणी क्रम, एक आपको मिला था श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस R3 मिला था। अगर आगे एक और रहेगा तो R4 बन जाएगा। और जो समांतर क्रम था, समांतर क्रम संयोजन में, उसमें आपने पाया 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर आगे है तो इसी तरह से 1/r4 बन जाएगा। तो अगर हम डायरेक्ट सभी प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो इसका मान ज़्यादा आएगा, और ये उल्टा है तो इसमें मान कम आता है। तो अगर कह रहा है न्यूनतम कब होगा तो समांतर क्रम में, अधिकतम कब होगा तो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ कह रहा है परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम, न्यूनतम के लिए हमें समांतर क्रम चाहिए। तो सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समांतर क्रम में प्रतिरोध न्यूनतम होगा, इसका मतलब यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे हम आ जाएंगे नेक्स्ट अगला नंबर 7 नंबर दिया है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? तो एक तो होता है बाएं हाथ का नियम, जिसमें हम चालक की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम नहीं है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो यही हमारा बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है, जिसमें ये आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, ये धारा की दिशा बताता है, अंगूठा बल की दिशा बताता है। तो यानी अगर हमें दिशा ज्ञात करना है तो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट हम ले लेते हैं अगला हमारा खंड, वह है वर्णनात्मक प्रश्न। और ये कुल टोटल 50 अंक का आता है, जिसमें हम केवल भौतिक वाले पार्ट को ही पढ़ रहे हैं। 7 नंबर पीछे से आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव वाले में। अब यहाँ आते हैं हमारा डिस्क्रिप्टिव, देखते हैं क्या दिया है कि एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर है, करें तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहाँ दिखेगा। किरण आरेख बनाकर भी समझाइए। तो एक तो दिया है यहाँ पर हमारा पहला नंबर कि दर्पण है, इसने कहा पहला नंबर हमारा यहाँ दर्पण मिला। तो हल आएंगे, हल में सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब इसकी वक्रता त्रिज्या दे दी गई है और कह रहा देखने पर इतना वक्रता त्रिज्या 2 मीटर वक्रता त्रिज्या है, इसका मतलब ये 2 मीटर बना। तो अगर हम एफ का मान निकालेंगे, चूंकि उत्तल दर्पण हमारा इस टाइप का बनता है और इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी धनात्मक होती है, इसलिए पॉजिटिव बना। फोकस दूरी r/2 होता है, ये भी 2/2 होगा और काट देंगे तो 1 मीटर आएगा, ये भी हमारा धनात्मक होगा। अब कह रहा है कि दूरी पर मोटर से किसी समय 4 मीटर की दूरी पर दूसरी जो मोटर बाइक है पहली वाली मोटर बाइक से 4 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु है। इसका मतलब u बराबर वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए u का मान हमेशा ऋणात्मक मिलेगा। और कितना मिल गया यहाँ 4 मीटर बन गया। अब पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो v बराबर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसमें हम आ जाएंगे, अब प्रश्न को हल करते हैं। तो ये हमारा दर्पण है और दर्पण के लिए जो सूत्र बनता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो 1/v v का मान ज्ञात करना है, u का मान -4 दिया गया है और 1/f f का मान आपने यहाँ से निकाला तो 1 मीटर बना। ये जाएगा, चूंकि ये यहाँ मिला 1/v प्लस माइनस माइनस बना 1/4 बराबर 1/1 हो गया। अब ये माइनस है दूसरी तरफ जाएगा प्लस होगा, तो बना क्या 1/v बराबर बना 1 और प्लस 1/4 हो गया। ये 1/4 माइनस था दूसरी तरफ चला गया प्लस हो गया। तिर्यक गुणा करेंगे 4 × 4 प्लस 1/4 यानी 5/4 हो गया। अब हम v का मान निकालेंगे, तो v का मान क्या मिलेगा, ये पलटी मारेगा 4/5 हो जाएगा। चूंकि ये 5/4 था तो 4/5 हो गया। भाग दे देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 0.5 × 40, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.8 मीटर की दूरी पर यह प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका किरण आरेख भी बनाने के लिए उसने कहा है, तो हम आ जाते हैं यहाँ किरण आरेख। ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, इसमें ही हमारा मुख्य अक्ष होगा। यहाँ कहीं पर हमारा यफ बनेगा और इतना आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमारा सी बन जाएगा। अब जो वस्तु है वह 4 मीटर की दूरी पर रखी गई है और इसका जो यफ का मान है 1 मीटर है। इसका मतलब कि ये मान यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब वस्तु को हम 4 मीटर दूर रखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमने माना ये 4 मीटर है, बाईं तरफ है माइनस है। अब यहाँ से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर निकल जाएगी। आइए हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आएगी और ये एफ से होते हुए निकल जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हमारा ये सी बिंदु है, तो सी के सीधे में जाएगी। तो अगर हम बात करें तो ये सी के सीधे में जाएगी और जो भी प्रकाश की किरण सी के सीधे में जाती है वह उसी मार्ग से वापस लौट जाती है।
वास्तव में प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी नहीं बल्कि इधर जाएगी, तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर इसको हम डॉट डॉट, ये हमारा डॉट डॉट, ये हमारा डॉट डॉट यहीं तक लेके आएंगे, इधर हमें नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, इसको हटा देंगे। यहाँ से हमारा, तो ये हमारा हट जाएगा, तो यहीं पर आएगा। अब ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यही प्रतिबिंब होगा। और ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ से लेकर, चूंकि पूरा 1 मीटर था, ये 0.8 मीटर की दूरी पर बनेगा और यही किरण आरेख आपको बनाना था। तो ये रहा आपका किरण आरेख और जो भी का मान मिला 0.8 मिला, अर्थात ये प्रतिबिंब दाईं ओर बना तभी वो पॉजिटिव मिला हुआ है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर 2। ये हमारा 2 2 4 नंबर का ये भी है। करा प्रश्न संख्या 2 क्या है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। किरण आरेख भी बनाइए। तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ निकट दृष्टि दोष है। इसका मतलब है कि निकट की वस्तु दिखाई दे रही लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा आँख बन जाए, ये हमारा आँख यानी नेत्र हो जाए, यहाँ पर नेत्र लेंस होगा। निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, तो दूर से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वह समांतर आएगी। और निकट दृष्टि दोष है तो ये प्रकाश की किरण रेटिना से पहले मिल जाती है। तो ये दोष के कारण हमारा रेटिना यहाँ है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनना चाहिए था लेकिन पहले बन गया, निकट बन गया, इसलिए इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष। लेकिन जब यह वस्तु नजदीक होती है तो बड़ी दिखती है और बड़ी दिखने के कारण प्रकाश की किरण जो ऊपर या नीचे से आती है ये जा करके मिलते मिलते रेटिना पर मिल जाती है, इसलिए नजदीक वाली वस्तु आपको दिखाई देती है। अब उसने क्या कहा कि इस नजदीक का प्रतिबिंब यानी नजदीक वाला दिख रहा है तो अनंत वाले का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, नजदीक बन जाए, तो नजदीक का दिखाई देगा। तो इसका मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। यानी जो व्यक्ति है वह 100 मीटर की दूरी तक, माने यहाँ से लेकर के यहाँ 100 मीटर तक देख सकता है। फिर आगे कह रहा है कि गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। तो हमें क्या करना है, दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब और ऊपर से बने, तो ऊपर से बनाने के लिए फैलाना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो ये फैलाएगी और जब ऊपर नीचे फैला देगी तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब अब जा करके हमारी रेटिना पर बन जाएगा। यानी हमारा अगर ये हटा दिया जाए तो हम देखेंगे ये हमारा जो प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा था, अब हमें प्रतिबिंब रेटिना पर मिलने लगेगा और ये प्रतिबिंब हमें दिखाई देने लगेगा। तो यही हमारा किरण आरेख बन जाएगा। यानी हमें क्या लगाना है, इसमें एक अवतल लेंस लगाना है और इस अवतल लेंस का कार्य क्या होगा, प्रकाश किरणों को फैलाना और ले जा करके ये मोड़ते मोड़ते रेटिना पर ले जा करके पहुंचा देगा। तो ये हमारा नेत्र लेंस हो गया। अब यहाँ पर वस्तु हमारी अनंत पर रखी हुई है, इसका मतलब इसके बारे में हम बात करेंगे। वस्तु हमारी अनंत पर है तो u का मान -इन्फिनिटी होगा और चूंकि हमें 100 मीटर तक दिख रहा है तो v का मान जो मिलेगा, ये वाला लेंस है
इस प्रतिबिंब को कहाँ बनाएगा? 100 मीटर की दूरी पर बनाएगा। और कैसा बनेगा? माइनस ही बनेगा, 100 तभी काम होगा, क्योंकि ये चश्मे में नजदीक लगा रहता है। तो यानी भी का मान हमारा -100 हो गया और हमें एफ का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो हमारा सूत्र क्या है? चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंस की, और लेंस में हमारा सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो यानी 1/v, v का मान -100 और -1/u, u का मान -इन्फिनेटिव, और f का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। तो अगर हम देखेंगे तो ये 1/इन्फिनेटिव ऊपर जाएगा 0, क्योंकि ये बना -1/100, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1/इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माने 1/0 और 1/f बना, ये पलटी मारेगा, ये खत्म होगा, तो हमें बचेगा क्या? मिल जाएगा -1/100 और ये बराबर 1/f होगा। तो f बराबर निकालेंगे तो -100 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर है तो मीटर होगा। चूंकि यहाँ पर उसने 100 मीटर दिया गया था, तो फोकस दूरी का मान भी 100 मीटर ही होगा। तो हमें क्या लिखना होगा? ये किरण आरेख बन जाएगा। इसमें हम आ जाएंगे तो ये हमारी अनंत पर रखी हुई वस्तु है, और ये ऊपर जाएगी, और ये पीछे आने पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये आपका प्रतिबिंब बनेगा, और यही हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से हमारा ये लेंस कौन सा होगा? तो लेंस हमारा अवतल लेंस होगा। आंसर में लिखेंगे अवतल लेंस और फोकस दूरी कितना बन जाएगी? 100 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर दिया है तो 100 मीटर का, तो ये बनेगा हमारा 100 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न संख्या 2। अगला हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या कहा? ओम का नियम क्या है? इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम आएंगे, लिखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है? आपने पाया है ओम का नियम कि V प्रोपोर्शनल I होता है, अर्थात किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा का मान उस चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती कहिए या समानुपाती होता है। अब यही हम लिखेंगे ओम के नियम में। यदि चालक तार में प्रवाहित धारा I हो तथा सिरों के बीच विभवांतर V हो तो V प्रोपोर्शनल I होगा। उसके बाद आएंगे तो V बराबर हम IR लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहा है विद्युत परिपथ बनाना है, तो विद्युत परिपथ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सेल लगाएंगे अथवा बैटरी, और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ एक कुंजी लगा देंगे। फिर आगे आ जाएंगे, इसमें हम चाहें तो अमीटर भी लगा सकते हैं, और अमीटर नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। तो ये हमारा अमीटर होगा, ये पॉजिटिव सिरा, सॉरी इधर से निगेटिव है, तो ये हमारा बैटरी का, चूंकि ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जब हम अमीटर लगाएंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। अब आगे आएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक प्रतिरोध लगा देंगे, और प्रतिरोध कैसा होगा? धारा नियंत्रक वाला होगा, यानी प्रतिरोध को हम घटा बढ़ा सकते हैं। इधर से धारा जाएगी, प्रवाहित धारा का मान I होगा, तो यहाँ पर हम ले लेंगे ये प्रवाहित धारा I, यही फिगर आपको बनाना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब किसी वैद्युत तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ये विभवांतर भी हो गया, प्रवाहित धारा I हो गई, और ये जो हमारा प्रतिरोध यहाँ रहेगा वह R है।
जैसे जैसे हम r का मान बढ़ाते हैं तो v का मान हमारा घटता है और i का मान घटता है, जिसके कारण v का मान भी घट जाता है। इसी तरह से यह प्रक्रिया होती है। ये ओम का नियम हो गया। अब यहाँ पर कह रहे हैं यह भी बताइए कि विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसके लिए हम आ जाएंगे, यानी तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा। पहला नंबर जो तार का प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात नंबर 1 यही मिलेगा कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात लंबाई के बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है, लंबाई घटने पर प्रतिरोध का मान घटता है। दूसरा नंबर, दूसरा है जो प्रतिरोध का मान होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्षेत्रफल के बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, क्षेत्रफल के घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तीसरा जो कारण होता है या तो ये तार की प्रकृति पर या पदार्थ की प्रकृति पर, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ का वह तार बनाया गया है। तो ये 3 बातों पर हमारा ये प्रतिरोध निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया? एक हमने पाया ओम का नियम। ओम का नियम यही है, किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात V प्रोपोर्शनल I या V बराबर IR। जहां अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, जहां R तार का प्रतिरोध है, तार का प्रतिरोध है, V तार के सिरों के बीच विभवांतर, तार के सिरों के बीच विभवांतर, I तार में प्रवाहित धारा है, तो ये हमारी चीजें हो गई। अब आगे आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला नंबर हम ले लेते हैं। तो अगला क्या दिया है? अगले में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब इस वर्ष की परीक्षा में ये नहीं आएगा। मोटर और जो डायनमो है वह आपकी परीक्षा से हटा दिया गया है 2025 की परीक्षा में। तो मोटर से संबंधित, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो से संबंधित आपका प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा में नहीं आएगा। तो ये आपके थे प्रश्न जो आपके भौतिक विज्ञान का ये अंशाल्व का सेट नंबर 2 था। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बाकी चैप्टर वाइज आपका फिजिक्स का हर चैप्टर का पार्ट करके डाला गया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।